हाय गाइस, माय नेम इज अपराजिता। वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। उम्मीद है सब अच्छे हो एंड ऑल यू आर स्माइलिंग एंड हेल्थी। सो गाइस, इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज की जर्नी। सो आज यार ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे। सो उससे पहले यार छोटा सा डिस्क्लेमर टाइप है ये, यू कैन टेक इट। तो यार आप जानते ही हो, सारे ई विद्यार्थियंस जानते ही है दैट मेन मेन्यू में जाके इस तरीके से सारे पोर्टल्स मिलेंगे आपको, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, इंग्लिश, सीबीएसई, एवरीथिंग। लाइक आप एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड यार ये देखो, यहाँ पे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हर चीज मिल जाएगी, मार्किंग स्कीम, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स। मेरे टाइम पे होता मजा आ जाता। वैसे मेरे टाइम पे ये मौजूद था, लेकिन नहीं थी जो इसका उपलब्ध फायदा नहीं उठाया मैंने। सो आप जरूर फायदा उठाना, आराम से जाके सब कुछ चेकआउट करना। और हम लोग यार स्टार्ट कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके सर, शुभारंभ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड सरफेस एरिया इंडिया के अंदर इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स। ओके, सो बेसिकली भारत के अंदर जितना भी एरिया है ना, हमारे पास जितना भी लैंड है, कितना माउंटेन ने कवर कर रखा है? सो माउंटेन की बात करी जाए तो 30% माउंटेन ने कवर कर रखा है। 43% लैंड जो है वो प्लेन एरिया है, मतलब एकदम सपाट चट एकदम प्लेन एरिया। और 27% लैंड जो है वो पठार वाला एरिया यानी कि प्लेटू रीजन है। ठीक है, सो हमारा आंसर है 30% भाई माउंटेनियस एरिया है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स का मतलब सबसे पहले समझा देती हूँ। जब भी हम लोग खेती वगैरह करते हैं ना गाइस, तो खेती करते वक्त बहुत सारे नेचुरल प्राकृतिक एजेंट्स होते हैं जो खेती को खराब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी, हवा। जैसे पानी या बाढ़ वगैरह आती है ना पानी की, तो किस तरीके से बहुत सारे खेत वगैरह उजड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा हवा या बवंडर के चलते भी खेत उजड़ जाते हैं। सो इन हवा के चलते, इस बहुत तेज हवा के रुख को खेतों को खराब करने से या सॉइल को खराब करने से रोकने के लिए बहुत लंबे लंबे ना ट्रीज को एकदम बेल्ट की तरह, मतलब एकदम लाइन में उनको ना बोया जाता है, लंबे लंबे ट्रीज को, जिससे हवा का रुख थोड़ा सा हल्का हो जाए, धीमा हो जाए, या फिर उसको वो काट दे। ठीक है, इसकी वजह से खेत जो होते हैं वो बच जाते हैं, क्रॉप्स बच जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज शेल्टर बेल्ट्स। जैसे एक छतरी हम लेते हैं ना, जैसे बारिश आती है छतरी खोल लेते हैं, बारिश हमें बचाती है फ्रॉम द रेन, वैसे ही ये बचाता है फ्रॉम विंड। ओके, सो शेल्टर बेल्ट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये होगा शेल्टर बेल्ट का रियल डेफिनेशन। एंड बाकी के क्या क्या बता रहे हैं? ग्रोइंग स्ट्रिप ऑफ ग्रास इन बिटवीन क्रॉप्स। बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं गाइस जो एक साथ ही उगाए जाते हैं, तो उनके बीच में ना घास भी उगा दी जाती है बीच बीच में, एकदम ऐसे ऐसे करके। सो गाइस उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग बोला जाता है। ग्रोइंग बिग प्लांट्स इन बिटवीन कॉफी प्लांट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। गाइस कॉफी प्लांट जो होता है ना, कॉफी ऑब्वियसली बात है, जो ब्रू नेस्कैफे वगैरह पीते हो, तो ये जो कॉफी होता है इसको सनलाइट चाहिए होती है गाइस, इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट की बीम इससे टॉलरेट नहीं होती है, इसलिए उसको उससे बचाने के लिए लंबे लंबे ट्रीज को उगाया जाता है कॉफी फार्म्स के अंदर। ठीक है, सो ये तो अलग चीज है। टेरेस फार्मिंग गाइस, बड़े बड़े स्लोप और बड़े बड़े ढलान और माउंटेन्स के ऊपर टेरेस फार्मिंग की जाती है, ऐसे कट वट करके। काफी इंटेंसिव होता है, काफी लेबर वाला इंटेंसिव वर्क होता है। सो शेल्टर बेल्ट्स का तो यही था कि आप प्लांट कर दो रोज को ट्री के, किससे? सॉइल इरोजन से बचाने के लिए। थर्ड वाला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड जिसको आप एक साल से ज्यादा या 2 साल से ज्यादा ऐसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हो। इसमें मतलब खेती हो सकती है इस लैंड के अंदर, लेकिन आपको 1-2 साल ज्यादा गैप देना पड़ेगा, उसके अंदर आप हर वक्त खेती नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस ऐसे बहुत से लैंड होते हैं जो ज्यादा मेहनत मुशक्कत झेल नहीं पाते हैं, ज्यादा क्रॉप्स उनमें उगाए नहीं जा पाते, उनको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, अनकल्टिवेटेड ऐसे छोड़ देना पड़ता है 1-2 साल के लिए, ऑर्गेनिक मैटर्स को वापस से रिवाइव होने के लिए। ठीक है, सो ये जो लैंड होता है इसी को करंट फैलो लैंड बोला जाता है। लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर। 1-2 साल से 1 साल से ज्यादा छोड़ना पड़ता है,
या 1 साल से थोड़ा सा कम छोड़ना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज करंट फैलो लैंड। ठीक है, मतलब एक टाइम देना पड़ता है इस लैंड को वापस से रिवाइव होने के लिए, वापस से इसमें जान आने के लिए। बाकी के क्या है गाइस, लैंड यूज फॉर बिल्डिंग हाउस, रोड एक्सेट्रा, ये तो नहीं होगा गाइस। हाउस, रोड, बिल्डिंग आजकल हर जगह ही बन जाती है, किसी भी लैंड पे बन जा रही है भाई। लैंड विच इज सोन ओनली वंस इन एन ईयर, इसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड लैंड, जिसके अंदर 1 साल के अंदर एक बार तो खेती होती ही है, वो होते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड लैंड। लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग, जानवरों को चढ़ाने के लिए जो लैंड इस्तेमाल करी जाती है उसको पैस्चर लैंड बोला जाता है। ठीक है, सो ये हमारा करंट फैलो लैंड है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड द फेमस लाइन देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ये किसने ये लाइन बोली है भाई कि हमारे लिए, हमारे पास उन लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों के लिए चीजें हैं, ग्रीडी यानी कि लालची लोगों के लिए नहीं है। तो ये बोला है महात्मा गांधी जी ने। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस कोटो है, सबको पता ही है। क्या गाइस क्वाट होता है या क्वाटो होता है? मैं तो कोटो बोलती रहती हूँ, आई गेस इट्स क्वाट। ओके, सो 5th वाला है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कुछ ऐसी चीज जिसको बनने में काफी वक्त लगता है, जो बार बार रिन्यू नहीं होती रहती, नई नई बनती नहीं रहती है, अगर एक बार खत्म तो खत्म, लिमिटेड है बहुत ज्यादा। सो वाइल्ड लाइफ मतलब कि जानवर, पशु पक्षी, ये तो अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं, इनके बच्चे पैदा होते रहते हैं, सो ये रिन्यूएबल है, जैसे इंसान। सोलर एनर्जी, सोलर इंजीनियरिंग की धूप की रोशनी, धूप की किरणें, बिल्कुल अनलिमिटेड है, ये हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड एनर्जी यानी कि हवा का झोंका, हवा भी यार बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल अनलिमिटेड है। कोल यानी कि कोयला, नहीं, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको बनने में 50 से 200 मिलियन भी लग जाते हैं ईयर्स, है ना। तो 1 मिलियन देख लो यार कितना लगता है। ओके, सो यार इसको बनने में काफी वक्त लगता है, काफी ज्यादा मेहनत मुशक्कत से ये बनता है, जंगलों के दलदल के नीचे इसको बनने में वक्त लगता है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। 6th वाला क्या क्वेश्चन है भाई, which of the following states suffer from land degradation due to water logging as a result of over irrigation? ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे खेतों के अंदर बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है और उस ज्यादा पानी के छोड़ देने से वहां पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब रूट्स जो होते हैं क्रॉप्स के या प्लांट्स के, उनमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, बिल्कुल दलदल जैसा जगह बन जाता है, और वहां पे वो रूट्स या फिर वो प्लांट्स ऑक्सीजन ही नहीं ले पाते, इतना पानी से वो भर जाते हैं। सो इसको लैंड डिग्रेडेशन का भी मतलब ओवर इरिगेशन कर देना, बहुत ज्यादा पानी की मात्रा डाल देना, कभी कभार अंडरग्राउंड नीचे का पानी भी ऊपर आ जाता है। सो ओवर पानी डाल देने से भी ऐसा मत सोचे कि बहुत अच्छी खेती हो जाएगी, बल्कि उसका सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। अब जो बुक में है गाइस उसके हिसाब से हरियाणा में ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, एंड होती है अभी भी, वहां पे बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है। 7th वाला है गाइस, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा खतरनाक है, नॉट, इससे बच के रहना। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा आंसर जो होगा, इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्स मतलब हम जो भी रिसोर्स क्या होता है गाइस, जो जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही देते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे हम उन रिसोर्सेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है, इतने सारे ट्रक, इतने सारे व्हीकल्स चलते हैं, पीछे से धुआं छोड़ते हैं, गर्मी करते हैं, एयर कंडीशन गर्मी कर रहा है। अब ये सब इसके अंदर क्या क्या होता है, फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो रिसोर्सेज है ना, और बहुत ज्यादा ही क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले रिसोर्स हैं, उनको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं दबा के। तो यार ग्लोबल वार्मिंग तो है यार, मेजर कंसर्न है। ठीक है, फिर लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो हाँ, लैंड खुद में एक रिसोर्स है, लैंड अगर डिग्रेड होगा तो भी तो एक्सप्लॉइट ही होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। अगर हम ओजोन लेयर को भी भाई तबाह करेंगे तो हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि ओजोन लेयर हट गया तो हमारी स्किन पे भाई इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा। सो जिससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, जो रिसोर्सेज को तबाह नहीं कर रहा है, वो है साइक्लोन्स यानी कि चक्रपात। ये होते हैं यार सी और ओशंस के ऊपर, ऐसे बवंडर जैसे दिखने वाले बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो यार एक तो ये होते बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, ये हर वक्त तो पैदा नहीं होते रहते हैं, ये हर वक्त नहीं बनते रहते, इनको वक्त लगता है बनने में।
ठीक है, और इससे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है रिसोर्स का, कोई पेट्रोल खराब नहीं हो रहा है, कोई धूप की किरणें खराब नहीं हो जा रही है, जस्ट मतलब ये हमारा आंसर क्या होगा, सही है, नॉट। ओके, ये हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, बाकी सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे 8th वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज एन एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक मतलब जिसमें जान नहीं है, ओके, बायोटिक मतलब जिसमें जान है। तो कैटल यानी कि गाय भैंस, इसमें जान होती है, हाँ जी। फिशरीज यानी कि मछलियां, इसमें भी जान होती है। और फिर क्या है, पोल्ट्री यानी कि चिकन, पिजन, जितना भी यार अंडे वंडे देते हैं, मीट मिलता है जिनसे, पोल्ट्री, उसमें भी जान होती है, फिर बाद में काट देते हैं उसको। एंड जिसमें जान नहीं होती है दैट इज रॉक्स यानी कि पत्थर। तो ये कहलाएंगे एबायोटिक रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए, देखो तड़ातड़ झाड़। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज यूजफुल इन द ग्रोइंग ऑफ टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी उगाने के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया सॉइल इनमें से कौन सा है? तो गाइस देखा जाए तो एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं कॉफी और टी को उगाने के लिए। बेसिकली देखा जाए तो लैटेराइट सॉइल विल बी आर राइट आंसर। ये आपको कौन कौन से स्टेट्स में मिल जाएगा? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट्स, इन सारे देशों में लैटेराइट सॉइल आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, एंड कॉफी और टी कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे कॉफी ग्रो होता है। साथ साथ यहाँ पे कैशू नट्स भी ग्रो करे जाते हैं। ओके, सो दिस विल बी आर राइट आंसर। 10th वाला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। यानी कि कम्युनिटी जानते हो ना, बहुत सारे लोगों द्वारा जब एक कम्युनिटी बनती है, जैसे कि बंगाली कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी, ऐसे छोटे छोटे 25-30 लोगों का जो एक कम्युनिटी होती है, तो गांव में ऐसे ही होता है गाइस, कुछ चीजों को ना कम्युनिटी खुद ब खुद, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिलके ओन करते हैं। मतलब 15 से 20 लोग एक चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कुआं एक पूरी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स भी कहलाया जाता है। मतलब 15 से 20 लोग एक साथ उस कुएं को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के वक्त पे गांव में बहुत चलता था गाइस, कास्ट सिस्टम बहुत चलता था। सो क्षत्रियों का अलग कुआं होता था, चमारों का अलग होता था, कायस्थ का अलग होता है, ऐसे ऐसे करके करा जाता था। सो सबसे पहली बात करें तो पोल्ट्री फार्म का इस कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स नहीं होता है। ये तो एक इंडिविजुअल खुद अपना धंधा खोलता है, खुद अपना अंडे वंडे बेचने का धंधा खोलता है। फिर प्लांटेशन की बात करी तो प्लांटेशन जो होते हैं, मतलब जिसमें केले वगैरह उगाओ, सेब वगैरह उगाओ, प्लांटेशन, तो ये तो बड़े बड़े वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स, बड़े बड़े अमीर लोग इसको उगाते हैं, ठीक है, इसको खरीदते हैं। ऑर्चर्ड्स क्या होता है गाइस? ऑर्चर्ड्स होता है जिसके अंदर आप उगा रहे हो, नट्स उगा रहे हो, फ्रूट्स उगा रहे हो, तो इसको ऑर्चर्डिस्ट उगाता है। ऑर्चर्डिस्ट यानी कि अगेन इंडिविजुअल उगाता है, इंडिविजुअल ओन करता है। तो हमारा आंसर होगा विलेज ग्रेजिंग लैंड। अपने जानवरों को चराने के लिए, गांव के जानवरों को चराने के लिए लोग एक ही लैंड को लेके रखते हैं और उसको बहुत सारे लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं गांव के। तो ये कम्युनिटी ओन रिसोर्स में आ जाएगा। अब कोई गलती तो नहीं की यार। सो 10 out of 10 हमारा भाई एकदम बढ़िया से सारे। देखिए यहाँ पे आप ऐसे आंसर एक बार देख लीजिएगा, और एक करने में यार बड़ा मजा आता है, जैसे मैंने अभी करा, मजा आया मुझे भी। इसी तरीके से आप भी यार ट्राई करना ये MCQs को, बाकी चैप्टर्स के भी दे रखे हैं। सो डू ट्राई आउट, प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम्स एकदम बढ़िया होने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड डू योर बेस्ट, और हमेशा स्माइल रखो, नेवर बी अफ्रेड। सो गॉड ब्लेस एवरीवन एंड जय हिंद, बाय बाय।